हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अभी अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की कॉमिक्स भटकती आत्मा। गाइस, इस कॉमिक्स में एक दो पन्ने फटे हुए हैं। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर उस वीराने में खड़े ये खंडहर जैसे अब भी चीख चीख कर कह रहे थे कि वहां किसी समय एक विशाल और आलीशान हवेली थी, जिसे वक्त के थपेड़ों ने इस अवस्था में पहुंचा दिया है। रात के समय वे खंडहर और उसके आसपास का माहौल बहुत ही भयानक लगने लगता था, जिसके कारण लोग बाग भूले से भी वहां जाने का साहस नहीं करते थे। हवेली के उन खंडहरों से एक सड़क सीधी जाकर एक चौराहे से मिल गई थी, और उसी चौराहे से एक सड़क बाईं ओर घूमकर सीधी शहर तक चली गई थी। दूसरी शहर से बाहर चली जाती थी और तीसरी एयरपोर्ट की ओर। लेकिन जैसे ही वो उस चौराहे पर पहुंचा, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। घर्र, घर्र, घर्र। सत्यानाश! लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। सचमुच पेट्रोल ही खत्म हुआ है। ध्यान ही नहीं रहा कि गाड़ी रिजर्व में चल रही है और पेट्रोल डलवाना है। अब क्या करूं? भला इस वीराने में इतनी रात गए मुझे पेट्रोल कहाँ मिलेगा? लगता है गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। मजबूरी थी, मोटरसाइकिल को वहीं खड़ा कर रहीम पैदल ही आगे बढ़ने लगा। अब कल फिर पेट्रोल लेकर यहाँ आना पड़ेगा। मुफ्त में ही परेशानी मोल ले ली। यदि रात वहीं होटल में ही रुक जाता तो अच्छा होता। लगता नहीं नहीं रात में ही घर पहुंचने का कीड़ा क्यों मन में कुलबुला उठा था। जबकि घर में ना राम है ना ही अंकल आंटी। वे तो सप्ताह भर के लिए नैनीताल गए हुए हैं और अभी उन्हें लौटने में 3-4 दिन और लगेंगे। लेकिन दौड़ लगाते हुए रहीम ने अभी कुछ ही फासला तय किया होगा कि एक जवान जनानी चीख ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। बचाओ! अरे, ओह, उस लड़की की जान खतरे में है। कार सवार कार सवार शायद उसे कुचलने का इरादा रखता है। और इससे पहले कि कार युवती को कुचल पाती, आह! लड़की के प्राण तो बच गए, लेकिन जैसे ही कार का नंबर नोट करने के लिए रहीम ने पलटकर कार की ओर देखा, कार दूर दूर तक कार का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। आश्चर्य! इतनी जल्दी वह कार कहाँ गायब हो गई? आप कौन हैं? इतनी रात गए यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हैं? कहाँ रहती हैं आप? और वह बदमाश कौन था और आपको क्यों मारना चाहता था? लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। सूनी सूनी आंखों से रहीम को घूरती रही, जैसे वो उसे पहचानने का प्रयत्न कर रही हो। ये रह रह कर टुकुर टुकुर मेरी ओर क्या देख रही हैं? आप बोलती क्यों नहीं? कौन है आपका आप? और कहाँ रहती हैं? तुम तुम कुंदन ही हो ना, मेरे छोटे भाई? कुंदन? छोटा भाई? आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। मेरा नाम कुंदन नहीं बल्कि रहीम है, और मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, तुम मेरे भाई कुंदन ही हो, और मैं तुम्हारे यहाँ आने का 1 शताब्दी से इंतजार कर रही थी। 1 शताब्दी से? अरे बाप रे! ये मैं फिर किस मुसीबत में फंस गया। जरूर ये लड़की या तो पागल है या फिर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। सुनो मैडम, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। उम्र से तुम 17-18 वर्ष से अधिक की नहीं लगती। फिर 1 शताब्दी से अपने भाई का इंतजार करने का मतलब? ये तुम नहीं समझ पाओगे भैया। वैसे विश्वास करो, मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सच है। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। सच सच बताओ, तुम कौन हो और ये सब क्या नाटक है? मैं जानती थी तुम मिलने पर ऐसे ही कहोगे, क्योंकि पिछले जन्म की तमाम बातें तुम भूल चुके हो। परंतु मुझे आज भी सब कुछ याद है। पिछला जन्म? क्या बकवास है! तुम मुझे फिर मुंह बनाने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। घर चलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और याद दिलाऊंगी। घर? कहाँ है तुम्हारा घर? और हाँ, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम कामनी है, और मैं पास ही एक हवेली में रहती हूँ। आओ चले। कुछ सोचकर रहीम उसके साथ चल पड़ा। या तो ये लड़की वास्तव में पागल है, या फिर अत्यंत ही चालाक। भोली भाली बनने का काफी सजीव अभिनय कर रही है। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है। खैर, अभी पता चल जाएगा शीघ्र ही। मैं इसी हवेली में रहती हूँ। तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ। हाँ, एक वफादार नौकर और रहता है मेरे साथ। ओह, इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहना भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ? युवती ने जिसने कि रहीम को अपना नाम
कामनी बताया था, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दूर किसी घड़ियाल का घंटा बज उठा। टन टन टन। ओह, 4 बज गए। और अचानक ही कामनी अत्यंत ही व्याकुल दिखाई देने लगी। क्यों? क्या हुआ? ये तुम अचानक ही परेशान क्यों हो गई? बस भैया, अब मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। यदि अपनी बहन का दुख दर्द जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे आना। अब मैं जा रही हूँ। ए रुको। स्कूटर के जाने के बाद, यानी वह भूतिया हवेली है, लेकिन वह लड़की, क्या वह भी कोई भूतनी थी जो वास्तव में ही 1 शताब्दी से अपने भाई कुंदन का इंतजार कर रही है? लेकिन नहीं, मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने के पश्चात उस पर सवार होकर रहीम सर्वप्रथम उसी हवेली के पास पहुंचा। आश्चर्य है, यह तो कोई पुराना खंडहर है, जबकि कल रात यह हवेली सही हालत में थी। भीतर प्रकाश भी हो रहा था। तभी उसकी दृष्टि पास ही खड़े किसी योद्धा के बुत पर पड़ी। अरे, कल रात जिस व्यक्ति ने मुझे भीतर जाने से रोका था, उसकी शक्ल तो इस बुत से काफी हद तक मिलती जुलती है। लेकिन वह कहाँ गया? अब तो नहीं दिखाई दे रहा। आश्चर्य में डूबा रहीम को सोचकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुआ। निसंदेह यहाँ की अवस्था को देखकर तो यही लगता है कि 1 शताब्दी से यहाँ कोई नहीं रहता होगा। रहीम ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। कमाल है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या स्कूटर ड्राइवर का कहना सही है कि वह हवेली भूतिया है और कल रात मिली वह युवती वास्तव में कोई भटकती हुई रूही थी? खबरदार, तुम भीतर नहीं जा सकते। नहीं, भला इसी में कि वापस लौट जाओ। ओह, क- कौन हो तुम? प्रश्न नहीं, चुपचाप वापस लौट जाओ, वरना सुबह लोगों को तुम्हारा सिर कटी लाश यहाँ मिलेगी। इस समय इससे उलझना बेकार ही होगा, सुबह देखूंगा। ठीक है भाई, तलवार गर्दन से हटाओ, मैं वापस लौट जाता हूँ। समझदार हो। योद्धा ने तलवार रहीम की गर्दन से हटा ली और वह चुपचाप वहां से लौट पड़ा। शायद वह योद्धा टाइप नौजवान कामनी का ही कथित वफादार नौकर होगा। खैर, सुबह समझूंगा उससे भी। दूसरे दिन सुबह रहीम ने एक पेट्रोल पंप से एक डिब्बे में पेट्रोल लिया और एक थ्री व्हीलर में बैठकर उसी चौराहे पर पहुंचा जहां उसने मोटरसाइकिल छोड़ी थी। लो भाई, ये किराया संभालो। ठीक है साहब, पर एक बात कहना चाहता हूँ, आप यहाँ अधिक देर ना रुकें। क्यों? वह जो खंडहरनुमा हवेली दिखाई दे रही है ना साहब, उसी के कारण लोगों का कहना है कि वहाँ भूतों का वास है। ओह। कल रात की घटना को छुपाते हुए रहीम बोला। ठीक है, मैं अभी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते ही यहाँ से चल दूंगा। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। फिर नाना प्रकार के विचारों में डूबा रहीम मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस लौट पड़ा। यदि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं तो फिर ये सब क्या चक्कर हो सकता है? खंडहर हवेली बन जाए, मूर्ति इंसान में बदल जाए और एक युवती 1 शताब्दी से उन खंडहरों में वास कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी ऐसे अपराधी का फैलाया हुआ जाल हो जो सम्मोहन शक्ति का ज्ञाता हो और उसी ने इस युवती के माध्यम से मुझे सम्मोहित करके कल रात वाला नजारा दिखाया हो। लेकिन प्रश्न फिर ये उत्पन्न होता है कि इस तरह मुझे सम्मोहित करके वह अपराधी चाहता क्या है? वह मुझे उस युवती का भाई कुंदन क्यों बनाना चाहता है? लेकिन रहीम के पास स्वयं ही अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं था। घर पहुंचकर उसने हल्का सा भोजन किया, फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। परंतु ना तो उसे नींद ही आई और ना ही उसका किसी काम में ही दिल लगा। बस हवेली और उस युवती का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। और इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। कौन हो सकती है वह युवती? उफ, दर्द से दिमाग फटा जा रहा है। काश राम भैया इस समय यहाँ होते। जब काफी कोशिश करने के पश्चात भी रहीम को दिमागी शांति नहीं मिली, बस नींद की ये 2 गोलियां सुबह तक के लिए मुझे सारी दिमागी परेशानियों से मुक्ति दिला देंगी। अब मैं आराम से सो सकूंगा। और वास्तव में पुनः बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद ने धर दबोचा। परंतु मध्य रात्रि को जैसे ही दीवार पर लगी घड़ी ने अपने पकड़कर स्वर में 12 बजने की सूचना दी, रहीम की नींद अचानक ही टूट गई और वह पहले के समान ही परेशान हो उठा। टन टन टन। उफ, अभी तो 12 ही बजे हैं। कमबख्त उन 2 गोलियों ने भी कोई प्रभावशाली काम नहीं किया। लगता है पूरी रात काटने के लिए 2 गोलियां और लेनी पड़ेंगी। लेकिन रहीम ने उठकर अभी मेज की दराज से नींद की गोलियों वाली शीशी निकाली ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। भैया, क्या अपनी बहन से मिलने नहीं आओगी? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ भैया। चले आओ। ओह कामनी, चले आओ भैया, चले आओ। मुझे और दुख मत दो। 1 शताब्दी से मैं जिस आग में जल रही हूँ, उसे केवल तुम ही बुझाकर मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं फिर तुमसे मिला तो पागल हो जाऊंगा। परंतु कामनी के बार बार करुणा भरे ढंग से आग्रह करने पर, उफ,
मुझे उसकी करुणा भरी पुकार अब सुनी नहीं जा रही है। उसकी पुकार मेरे कानों के पर्दे फाड़ दे रही है। मुझे जाना ही होगा। चले आओ भैया, चले आओ। मैं आ रहा हूँ कामनी, मैं आ रहा हूँ। तुम दुखी मत हो। अगले ही पल मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफी कोशिश करने के बावजूद भी वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जबरदस्ती हवेली की ओर खींचे लिए जा रही हो। कुछ ही देर बाद, अरे, वह हवेली तो कल रात की तरह ही प्रकाशमान है और सही अवस्था में है। आखिर ये कैसा चमत्कार है? ओह, द्वार तो बंद है, जबकि कल रात खुला था। और वह मूर्ति भी गायब है जिसे मैंने सुबह ही वहां खड़े देखा था। तभी आई, तुम? हाँ, आखिर तुम मरने के लिए फिर यहाँ पहुंचे। मुझे कामनी नहीं आज रात मिलने के लिए कहा था, लेकिन तुम कौन हो और ये सब क्या चक्कर है? अभी बताता हूँ, लो। ठीक तभी हवेली के भीतर से किसी का तेज स्वर आया। नहीं नहीं कालमेघ, उसे मत मारना। वह कुंदन है, उसे भीतर आने दो। क्या कहा? छोटे सरकार? यह तो कामनी की आवाज मालूम पड़ती है। दूसरे ही पल, मैं अपनी गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूँ छोटे सरकार। दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। भीतर जाइए, कामनी बिटिया आपका ही इंतजार कर रही है। छोटे सरकार? उफ, अब तो दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। क्या सोच रहे हैं छोटे सरकार? भीतर जाइए ना। लेकिन द्वार तो बंद है। दरवाजा खुल जाएगा छोटे सरकार, आप आगे तो बढ़िए। असमंजस में पड़े रहीम ने जैसे ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, द्वार तेज आवाज करता हुआ खुल गया। चर्र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 र। फिर चमत्कार, द्वार अपने आप खुल गया। खोलने वाला कोई नहीं। चले आओ भैया, मैं तुम्हारे आने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। ओह कामनी! तभी से ऐसा कुछ ध्यान में आते ही रहीम ने तेजी से पलटकर द्वार की ओर देखा। अरे, द्वार पुनः बंद हो गया। कहीं मैं इस युवती के किसी षड्यंत्र का शिकार होने तो नहीं जा रहा? रुक क्यों गए भैया? यहाँ आओ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि तुम मेरे भाई कुंदन ही हो। और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं कुंदन नहीं, बल्कि रहीम हूँ। और हम आपस में पहले कभी नहीं मिले। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी अतीत की याद इस जन्म के पर्दे के पीछे छिप चुकी है और तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ वस्तुएं देखकर तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें फिर याद आ जाएंगी। आओ, मेरे पीछे चले आओ। यदि इस लड़की ने जल्दी ही मुझे सारा रहस्य नहीं बताया तो मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। कामनी उसे लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंची तो रहीम की खोपड़ी आश्चर्य से फिर एक बार घूम गई। या खुदा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह तो यहाँ सिवाय मकड़ियों के जाले के ईंट पत्थर और दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं था। इस बैठक को देखकर क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि सुबह मुझे यहाँ मकड़ियों के जालों और टूटी फूटी दीवारों से निकल रही घास के कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। बीते वक्त की तस्वीरें सवेरे नहीं बल्कि रात में ही अच्छी तरह दिखाई देती हैं भैया। दिन के समय तो यहाँ सभी को वही दिखाई देगा जो तुम देख चुके हो। तुम्हारी उल्टी सीधी कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। साफ साफ बताओ कि यह माजरा क्या है, वरना तुम मेरे हाथ और नहीं बचोगी। इस रिवॉल्वर में पूरी 6 गोलियां हैं। ना ना मेरे अच्छे भैया, इस खिलौने को जेब में ही रखो। बगैर मेरी इच्छा के यह भी यहाँ आवाज नहीं कर सकता। विश्वास ना हो तो चलाकर देख सकते हो। तुम यूं नहीं मानने वाली। लो, मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म किए देता हूँ। पिट पिट पिट। आश्चर्य है, गोलियां तो इसमें पूरी भरी हैं, फिर ये चली क्यों नहीं? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैंने गलत नहीं कहा था। अब इसे जेब में रखो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें दूसरे कमरे दिखाती हूँ। फिर कामनी रहीम को लेकर उस दूसरे कमरे में पहुंची। ये मेरा शयन कक्ष है। आओ, अब तुम्हें तुम्हारा शयन कक्ष दिखाती हूँ। मैं कहता हूँ, आखिर ये क्या बकवास है? मैं यहाँ कमरे देखने नहीं बल्कि यहाँ का सारा रहस्य जानने आया हूँ। धैर्य रखो भैया, शायद अपना कमरा देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और मुझे कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। उफ, तुम मुझे जरूर पागल बनाकर छोड़ोगी। चलो एक दूसरे कमरे में। यह है तुम्हारा शयन कक्ष। इस कमरे को अच्छी तरह देखो और बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मैं न केवल तुम्हें ही कल रात पहली बार देखा, बल्कि यह हवेली और कमरा भी पहली बार देख रहा हूँ। मुझे और ज्यादा मूड न मराकर अपना असली मकसद बयान करो। क्या इस तस्वीर को देखकर भी तुम यही कहोगे? जरा इसे गौर से तो देखो। अरे, ये तो वास्तव में मेरी ही तस्वीर है। लेकिन ये पेंटिंग यहाँ कैसे? किसने बनाई है? पहले जरा इस दूसरी तस्वीर को देखो। ओह, इसमें तो मेरे साथ तुम भी हो। क्या तुम इन तस्वीरों को देखकर भी अब भी नहीं मानोगे कि तुम ही मेरे भाई कुंदन हो? याद करो, एक शताब्दी पूर्व तुम, मैं और हमारे माता पिता इसी हवेली में रहते थे और एक रात। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं रहीम हूँ। क्या तुम अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते?
जरा इन तस्वीरों को गौर से देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं कह चुका हूं कि मैं किसी को नहीं पहचानता। ओह, मेरी तमाम कोशिशें बेकार रहीं। अब मुझे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई और ही उपाय करना होगा। क्या सोच रही हो तुम? जल्दी से मुझे इस हवेली से बाहर निकालो। अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकता। मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। कामनी रहीम को न जाने किन किन गुप्त मार्गों से लेकर आगे बढ़ती रही। आखिर ये तुम मुझे लिए कहाँ जा रही हो? अभी मालूम हो जाएगा, चलते रहो। रहीम ने लाख चेष्टा की कि वो कामनी के पीछे ना जाए, लेकिन वह अपने कदमों पर अंकुश नहीं लगा पाया। उस समय उसकी अवस्था ऐसी ही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जबरदस्ती उसे आगे की ओर ढकेल रही हो। कुछ देर बाद एक स्थान पर पहुंचकर कामनी ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया। खर्र, कोई गुप्त मार्ग मालूम देता है। मेरे पीछे चले आओ भैया। पता नहीं किस नरक में लिए जा रही है, लेकिन चाहकर भी मैं इनकार नहीं कर पा रहा। सीढ़ियों के समाप्त होने पर, ओह, ये तो एक बड़ा तहखाना है। लेकिन ये मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? और ये ताबूत कैसा है? सहसा चारों तरफ का निरीक्षण करते करते रहीम की दृष्टि ऊपर उठी। नहीं, उफ। डरो नहीं भैया, ये वह मेरा ही कंकाल है। तुम्हारा? लेकिन तुम तो मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। जो तुम देख रहे हो वह हकीकत नहीं है। मैं एक भटकती हुई रूह मात्र हूँ। मैंने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर स्वयं अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डाला था। वर्षों बाद लाश सड़ गलकर अब केवल एक कंकाल के रूप में छत से झूलती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या बकवास है? मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। जरूर तुम हिप्नोटिज्म का सहारा लेकर मेरे इर्द गिर्द किसी षड्यंत्र का जाल बुन रही हो। तुम्हारा ये भ्रम भी उस ताबूत में रखी अपनी लाश को देखकर दूर हो जाएगा भैया। तुम्हारी लाश सड़ी गली नहीं है, क्योंकि मैंने आत्महत्या करने से पूर्व तुम्हारी लाश को विशेष रसायन लगाकर उस ताबूत में रख छोड़ा था। मेरी लाश? हाँ, ठहरो, मैं दिखाती हूँ। लो देखो। ओह नो! निसंदेह ताबूत में रखी उस जली हुई भयानक लाश की शक्ल सूरत रहीम से काफी मिलती जुलती थी। ये तुम्हारी यानी मेरे भाई कुंदन की लाश है। क्या अब विश्वास हुआ? मैं पूछता हूँ, आखिर ये किस्सा क्या है? तुम्हारा भाई आखिर मरा कैसे? बताना बेकार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारी बातें सुनने के बाद भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने भाई को ही जिंदा कर उसके द्वारा अपने दुश्मनों से प्रतिशोध लूंगी। क्या मतलब? उत्तर में कामनी भयानक हंसी हंसी, और तभी किसी विचित्र गंध के नथुने से टकराते ही अचानक रहीम को अपना मस्तिष्क को घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। आह, मेरा मस्तिष्क सुन्न होता जा रहा है। ये अचानक क्या हुआ मुझे? अगले ही पल रहीम चकराकर फर्श पर गिरा और बेहोशी के गहरे सागर में डूब गया। मुझे दुख है भैया, कितने वर्षों के बाद मिलने पर भी मुझे तुम्हारे साथ यह व्यवहार करना पड़ा। लेकिन तुम्हें भूतकाल में पहुंचाने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। और जब दूर किसी घड़ियाल ने रात के 2 बजाए तो हवेली का विशाल फाटक खुला, और उसमें से एक दरमियाने कद का भयानक इंसान बाहर निकला और तेजी से शहर की ओर दौड़ पड़ा। वह इंसान और कोई नहीं, कामनी का भाई कुंदन ही था। लगभग आधा घंटे बाद वह शहर की एक शानदार कोठी के सामने खड़ा था। हम्म, ठीक स्थान पर पहुंचा। यही रहता है मेरा पहला शिकार। एक बार उसने कोठी की चार दीवारी और आसपास का निरीक्षण किया, और फिर चार दीवारी ऊंची जरूर है, लेकिन मेरे लिए नहीं। दूसरे ही पल वह कोठी की चार दीवारी लांघकर भीतर लॉन में था। चारों तरफ सन्नाटा है। केवल इसी कमरे में प्रकाश है, और यहीं से कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज आ रही है। शायद वह रथ शैतान रामलाल इसी कमरे में कुछ लोगों के साथ मौजूद है। मुझे अन्य लोगों के उसके पास से हट जाने का इंतजार करना होगा। उसी प्रकाशमान कमरे के भीतर। वाह भाई रामलाल, तुम वाकई दिलदार हो। तुम्हारी दावत का भी कोई जवाब नहीं, मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा भाई? कल रात ही इन्हें अपने जुआगढ़ से लाखों का फायदा हुआ है। भाई हम तो भगवान से वही यही प्रार्थना करते हैं कि वह इन्हें छप्पर पाड़कर इसी तरह देता रहे, और हम पर इनकी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी ही बनी रहे। अरे भाइयों, मुझे भगवान की नहीं बल्कि आप लोगों की कृपा दृष्टि चाहिए। यदि आप लोगों की कृपा रही तो एक दिन लक्ष्मी भगवान के कदम चूमने के बजाय हमारे कदम चूमेगी। वाह भाई, ये भी खूब कही। कुछ देर बाद, अच्छा भाई रामलाल, रात काफी हो गई है, अब हमें आज्ञा दो। हाँ भाई, वरना रास्ते में भौंकने वाले बहुत मिल जाएंगे। अच्छा साथियों, कल की शुभ रात्रि मनाने के लिए आज गुड नाइट। मेहमान जा रहे हैं। बस खुद चढ़ा और इंतजार करना है, उसके बाद मेरा यह गंडासा होगा और उस शैतान रामलाल की गर्दन। रात काफी बीत चुकी है, अब मुझे भी सो जाना चाहिए। सुबह सुबह ही मुझे बंदरगाह पहुंचना है।
यदि मेरे माल वाला जहाज सही सलामत तट पर पहुंच गया तो मेरे लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। तभी, अरे, यह अचानक बिजली कैसे गुल हो गई? उसी समय भड़ाक से खिड़की खुली और वहां एक भयानक चेहरा देखकर सेठ रामलाल की गिग्गी बन गई। भड़ाक! अरे बाप रे! भूत! अब तुम नहीं बचोगे भैरव सिंह उर्फ सेठ रामलाल। आज तुम्हें अपने पुराने पापों को सजा मिलने के साथ साथ मेरी बहन की आत्मा को भी थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। कर लो अपने शैतान को याद। क, 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 कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। आई! गर्दन पर वार होने के साथ ही रामलाल की हृदय विदारक चीख वातावरण में गूंज गई। 13 में से एक कुत्ता अपने किए की सजा पा गया। अब निकल चलूं और दूसरे शिकार को देखूं। तभी रामलाल की भयानक डरावनी चीख सुनकर उसकी पत्नी, बच्चे और नौकर चाकर आदि वहां पहुंचे। स्वामी, नहीं, नहीं! और फिर जैसे ही उनकी नजर कुंदन पर पड़ी, वह हत्यारा पकड़ो! कुछ नौकरों ने दौड़कर कुंदन को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी भयानक सूरत देखी, अरे बाप रे! भूत! भाग जाओ, वरना अपने मालिक की तरह तुम भी मारे जाओगे। बदहवास हो नौकरों ने तुरंत उसका मार्ग छोड़ दिया। उफ, कितना भयानक इंसान है! मेरे विचार से हमें समय नष्ट ना करके तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ, चलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। कालगंज में अज्ञात हत्यारे ने सेठ रामलाल जी का खून कर दिया है। क्या? ठहरो, हम अभी आते हैं। हाँ, लाश को कोई छुए नहीं। जी, बहुत अच्छा। सेठ रामलाल शहर की मशहूर हस्ती थी, अतः पुलिस दल को उनकी कोठी में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आग लगे उस खूनी को जिसने मेरा घर उजाड़ा। आप लोग जरा इस कमरे से बाहर हो जाइए और हमें वो फोटोग्राफर को अपना काम करने दीजिए। सबके बाहर जाने के बाद, मिस्टर नाथ, आप लाश के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ्स लीजिए। साथ ही हमारे हत्यारे द्वारा छोड़े गए निशानों के भी फोटो लेने की कोशिश कीजिए। उस खुली हुई खिड़की से विशेषकर मुझे विश्वास है कि हमारा उस खिड़की से कमरे के भीतर हत्यारा उसी खिड़की से कमरे के भीतर दाखिल हुआ होगा। बेहतर इंस्पेक्टर। और हवलदार राम सिंह, तुम नौकरों और सेठ जी के परिवार वालों से बयान लेकर वायरलेस द्वारा हत्यारे का हुलिया कंट्रोल रूम को प्रेषित कर दो, ताकि तुरंत ही चारों ओर उसकी खोजबीन आरंभ हो जाए। यस सर। इधर पुलिस दल अपनी कार्यवाही करने में लगा हुआ था और उधर भयानक कुंदन सेठ रामलाल की कोठी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित एक आलीशान बंगले के सामने खड़ा अपने दूसरे शिकार की गंध सूंघ रहा था। मिस्टर जयचंद आर्य, एमपी। बिल्कुल ठीक, यही है मेरा दूसरा शिकार। देश का पुराना गद्दार आज देशभक्त नेता बना बैठा है। आज इसकी सारी देशभक्ति मेरे गटासे के एक ही वार से खून की नदी में डूबकर हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। अगले ही पल वे पिछवाड़े की दीवार फांद कर भीतर पहुंच गया। दीदी ने बताया था कि यह शैतान अपने बंगले में बिल्कुल अकेला रहता है, अतः इससे निपटने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गई कमरों को देखने और एक दो गलियारों को पार करने के पश्चात कुंदन एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। भीतर प्रकाश था और किसी के बातचीत करने का स्वर भी आ रहा था। आवाजों से तो मालूम होता है कि भीतर केवल दो ही प्राणी हैं, जिनमें एक स्त्री और दूसरा पुरुष। लेकिन मुझे यहाँ केवल एक ही पुरुष जयचंद आर्य से मतलब है। की होल से देखूं? कुंदन ने की होल से भीतर झांका। भीतर वास्तव में जयचंद आर्य एक युवती के साथ मौजूद था। तुम बहुत खूबसूरत हो रानी। आओ आओ, हमारे करीब आओ। हम तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। नहीं नहीं, रात काफी हो चुकी है, अब मैं जाती हूँ। रात बीती जरूर है भी रानी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी हालत पर तरस तरस खाइए बाबूजी, और मुझे जाने दीजिए। माँ सख्त बीमार है, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हम अच्छी तरह जानते हैं रानी कि तुम्हारी माँ सख्त बीमार है और उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। लेकिन पैसा तो तभी इकट्ठा कर सकती हो जब तुम्हें नौकरी में तरक्की मिले, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह तरक्की हम ही तुम्हें दे सकते हैं। इसलिए तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए हमने आज रात तुम्हें यहाँ बुलाया था। बस तुम हमें थोड़ा सा खुश कर दो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। हा हा हा, बस करो। अब और नखरे मत दिखाओ रानी। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। छोड़ दे मुझे नीच कमीने, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वह हरामजादा आज फिर मेरे सामने अपनी पुरानी हरकत दोहरा रहा है। आज देर करना उचित नहीं। अगले ही पल उसने भरपूर ठोकर बंद दरवाजे पर मारी। फड़ाक! जैसे ही कुंदन दरवाजा तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुआ, बिजली गुल हो गई। आई! अरे बाप रे! ये शैतान यहाँ कहाँ से आ मरा? शैतान को सभी शैतान ही दिखाई देते हैं, ठाकुर हरफूल सिंह उर्फ जयचंद आर्य। बहन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। हाँ, रास्ते में यदि कोई पब्लिक भूत दिखाई पड़े तो पुलिस को यह सूचना अवश्य देना कि एक शैतान ने दूसरे शैतान एमपी जयचंद को हत्या कर दी। तो बहुत अच्छा भैया। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे प्राण।
फिर इससे पहले कि जयचंद अपना कोई बचाव कर पाता, आ उसका भी किस्सा खत्म हुआ। इसका भी किस्सा खत्म हुआ। अब कालिया की बारी है। दीदी ने कहा था कि उसका नया नाम रमेश वर्मा है और वह पुलिस सुपरिटेंडेंट के पद पर आसीन है। हम्म, पुलिस सुपरिटेंडेंट, कानून का पुराना भक्षक आज कानून का रक्षक बना बैठा है। लेकिन जैसे ही कुंदन बंगले से बाहर निकला, कहीं दूर दूर कहीं घड़ियाल बज उठा, टन टन टन। ओह, 4 बज गए। थोड़ी देर में भोर का उजाला फैल जाएगा और उजाले में मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा। मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब मुझे वापस लौट चलना चाहिए। बाकी का शिकार अब मैं कल रात ही करूंगा। इधर भोर का उजाला फैलने के साथ ही रहीम की बेहोशी टूटी। अरे, ये तो खंडहर हवेली ही मालूम पड़ती है। ओह, तो क्या मैं रात भर यहीं पड़ा रहा? और वह लड़की कामनी, या खुदा, वह भयानक लाश, क्या वह कोई सपना था? नहीं नहीं, वह सपना नहीं हो सकता। मैं यहाँ आया था, कामनी मुझसे मिली थी और वही मुझे अपने भाई की लाश के पास ले गई थी। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ध्यान आया। किसी विचित्र गंध से मैं बेहोश हो गया था। लेकिन लेकिन वह सब कुछ तो किसी तहखाने में हुआ था, घटा था। फिर मैं यहाँ कैसे? और वह तहखाना, कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि वह कहाँ था। उसके बाद रहीम ने उस तहखाने की तलाश में पूरा खंडहर छान मारा, लेकिन वह तहखाना तो क्या, उसके वे मार्ग भी वहां कहीं नहीं मिले जहां से कामनी उसे लेकर तहखाने तक पहुंची थी। उफ, ये मैं किन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ गया। दिन को खंडहर दिखाई देने वाली हवेली रात को एकदम सजीव हो उठती है। अब यहाँ समय गंवाना बेकार है, घर लौट चलूं। इधर भोर होने के साथ ही एक रात में एक हत्यारे द्वारा किए गए 2 बड़े आतंक आदमियों की हत्या के समाचार से पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी। आज की ताजा खबर, एक वहशी इंसान द्वारा एक ही रात में 2 लोकप्रिय व्यक्तियों की हत्या। आज की ताजा। लगता है शहर में फिर कोई भयानक मुसीबत आने वाली है। हाँ भाई, वरना उन देवता स्वरूप जयचंद और सेठ रामलाल की कोई भला क्यों हत्या करने लगा? वे तो बहुत बड़े समाज सेवी थे। हवेली से घर पहुंचकर जब सुबह का समाचार पत्र रहीम ने पढ़ा, कल रात ही 2 खून हो गए। हत्या करने वाला एक भयानक शक्ल सूरत का लड़का था। उफ, अखबार में उसका हुलिया दिया हुआ है। ये तो कामनी के जले हुए मरे भाई कुंदन यानी मेरी शक्ल से मिलता जुलता है। क्या ये खून वही कर रहा है? नहीं नहीं, उसे तो मैं हवेली के तहखाने में प्राण विहीन देख चुका हूँ। ताबूत में उसकी लाश ही पड़ी थी। फिर कामनी ने भी तो यही कहा था। तो फिर तभी एक विचार बिजली के समान उसके मस्तिष्क में कौंधा। कहीं ये खून उसने मुझे सम्मोहित करके मेरी अज्ञानता में इसी से ही तो नहीं करवाए, मुझी से तो नहीं कराए। या अल्लाह, यदि उसने ऐसा ही किया होगा तो गजब हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। और रहीम फूट फूट कर रो पड़ा। क्या राम की वापसी हुई? कामनी और उसके भाई कुंदन का क्या रहस्य था? वह बार बार रहीम को ही अपना भाई कुंदन क्यों कह रही थी? सेठ रामलाल और जयचंद का खून क्या वास्तव में रहीम नहीं किया था, या कुंदन ने? कामनी देश के नामी ग्रामी आदमियों की हत्या क्यों करा रही थी? क्या कामनी वास्तव में ही एक भटकती हुई रूह थी, या फिर उसका फैलाया हुआ कोई भयानक जाल? कामनी कई शताब्दियों की बात क्यों करती थी? उसके पिछले जन्म का क्या रहस्य था? क्या भयानक कुंदन पुलिस सुपरिटेंडेंट का खून कर सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स, आत्मा का प्रतिशोध का। तब तक के लिए धन्यवाद।